नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है बैंकिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस फरवरी मंथ का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 जो किया था उसके अंदर हम लोगों ने लगभग यानी कि 10 न्यूज़ की थी, और 10 न्यूज़ के एवज में अगर हम बात करें तो अपने 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए थे। यानी कहने का मतलब कि आने वाले समय के अंदर जितने भी हमारे एग्जाम होंगे, चाहे वो आपका SBI का हो, चाहे IBPS क्लर्क या PO हो या RRB हो, किसी भी तरीके का आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर इनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज भी हम लोग 10 से 15 न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर यानी कि 30-35 क्वेश्चन के करीब अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे एग्जाम के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो करंट बैंकिंग जो है वो ज़्यादा आती होती है, और यहाँ पर हम फरवरी मंथ की बैंकिंग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जहाँ पर हम पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए, और जो आपका एग्जाम होता है संडे टू संडे, उस एग्जाम के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला कि RBI यानी कि 10 न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। 11 नंबर न्यूज़ हमारे सामने है कि RBI emerged as the second largest buyer of gold among the world central banks 2021। यानी कि वर्ल्ड की, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी कि जो सेंट्रल बैंक है पूरे वर्ल्ड के, उनमें से सेकंड नंबर सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदने वाला बना है कौन? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें रिजर्व बैंक, तो पहला नंबर कौन सा? तो पहला नंबर जो है वो सेंट्रल बैंक है, कहाँ का? तो थाईलैंड का। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने हाल ही में अगर हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट बायर बना है। ठीक है, किसका? तो गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर का बना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दिया गया RBI ने लगभग यानी कि कितना? तो 77.5 मेट्रिक टन गोल्ड जो है वो खरीदा, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके साथ में अगर हम बात करें यानी कि मेट्रिक टन टोटल गोल्ड रिजर्व जो है वो कितना हो चुका है? तो एंड ऑफ दिसंबर तक यानी कि इतना हो गया, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है, यानी कि 754.1 टन। इसके साथ में अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक थाईलैंड जो है, बैंक ऑफ थाईलैंड जो है, ठीक है, वो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले नंबर का यानी कि लार्जेस्ट या हाईएस्ट गोल्ड जो है यानी कि बायर किया है, 90 मेट्रिक टन गोल्ड बायर किया, ध्यान में रखना है। एज पर द गोल्ड हब के अनुसार अगर हम बात करें, यानी कि रिपोर्ट का नाम है उसके अनुसार बात करें तो इंडिया का जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है वो 9th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि हम 9वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि जो गोल्ड रिजर्व हम लोगों ने कर रखा है, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमारे सामने बनते होते हैं। पहला कि रैंक ऑफ RBI इन टर्म ऑफ बाइंग गोल्ड इन 2021, तो कौन सा रैंक है? तो ध्यान में रखना है, रैंक की जब भी बात आती है तो हमें ध्यान में रखना है कौन सा है? सेकंड नंबर पे है। कौन सा है? सेकंड। टॉप सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ थाईलैंड इसका टॉप बैंक है। तो यानी कि कहने का मतलब 2 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसान से है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। जी हाँ, RBI के बारे में कुछ बताने की वैसे आवश्यकता है नहीं, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 1935 को RBI का फाउंडेशन होता है, और RBI के इस समय 25वें नंबर के जो गवर्नर है जिनका नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास है। क्या नाम है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सब लोग जानते होंगे, मुंबई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा यानी कि पहला बैंक है, कह सकते हैं हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसके बलबूते पर हम यानी कि हमारी ग्रोथ होती है, हमारी इकोनॉमी जो है वो जुड़ी हुई है। क्लियर है। चलिए इसके बाद में सेकंड न्यूज़, जी हाँ, राजोपे के नाम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसने हाल ही में यानी कि मलेशिया की एक स्टार्टअप है जिसका नाम है कल, क्या नाम है, कल। ये जो कंपनी है इसके अंदर यानी कि 19 मिलियन यानी कि क्या है डॉलर जो है वो इसने यानी कि अपने डाल दिए हैं। तो ध्यान देना है, ये राजोपे कहाँ की है, तो ये इंडिया की कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड। ठीक है, जिसने एक्वायर्ड यानी कि मेजोरिटी स्टॉक जो है वो ले लिया मलेशिया की एक कंपनी के अंदर जिसका नाम है कल। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो 19 मिलियन जो है, मोर देन 19 मिलियन से ज़्यादा हिस्सा इसका हो चुका है। अगर हम देखें तो इससे पहले भी इसने यानी कि क्या है कि बहुत सारी राजोपे ने बहुत सारी कंपनी है, जैसा दिया गया है कि टेरा फिनलेब्स थी 2021 के अंदर, इसके अंदर भी अपना हिस्सा डाला था। ठीक है, ओफिन के अंदर भी हिस्सा डाला था और थर्ड वॉच जो है इसके अंदर भी अपना हिस्सा डाला था। तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। इसके साथ में अगर हम लोगों से क्वेश्चन इस पे रिलेटेड मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमारे सामने पहले राजोपे के बारे में दिया गया है। ठीक, क्या कि फाउंडेशन 2013 के अंदर हुआ था, फाउंडर इसके हैं शशांक कुमार और हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है और एमडी व सीईओ का नाम है हर्षिल माथुर, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है। 3 क्वेश्चन बनते हैं कि विच फर्म हैज एक्वायर्ड द मेजोरिटी स्टेक इन कैपिटल, तो कौन, तो राजोपे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ में पूछा जा सकता है वो इज द सीईओ ऑफ राजोपे, तो दिया गया है आपके सामने अभी था हर्षिल माथुर। तो याद रखना है इनका नाम हम लोगों को। ठीक है, क्या नाम है, हर्षिल माथुर जो है वो इनका नाम है, जो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राजोपे का कहाँ है, तो मैंने आपको बता दिया है बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है। ठीक है, 2013 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी, ये भी हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है। होप सो यहाँ तक सभी को जो बात है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर आज का, यानी कि 13th नंबर। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने हाल ही में डायरेक्ट यानी कि AMC टू सेटअप ए ऑडिट कमेटी विद मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, यानी कि अगर हम बात करें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है उनके लिए एक ऑडिट कमेटी जो है स्थापित की है, जिसके अंदर 3 डायरेक्टर्स इन लोगों ने रखे हैं, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू सेटअप ए ऑडिट कमेटी, एक ऑडिट कमेटी बिठाई है जिसका किसके लिए, तो एट द एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेवल के ऊपर। द ऑडिट कमेटी जो है विल रिक्वायर ए मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स एंड द लिस्ट 2/3 ऑफ देम शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो होने चाहिए ऑफ द AMC। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, हाउ मेनी मिनिमम डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड ऑडिट कमेटी, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेबी जो है, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 एक्ट के तहत अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड मस्ट बी 3 टायर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग है, जैसे ए स्पॉन्सर, ए ट्रस्टी और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ये काम करता है। तो ये तीनों भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो सन 1992 के अंदर फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इस समय CEO इसके कौन है, तो मधाबीपुरी बच है और MD अश्विनी भाटिया। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं CMD की, तो CMD जो है ना इसके जो MD है, तो MD और भी हैं, यानी कि 4 से 5 MD है। तो वो हमें इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ CEO का जो नाम है वो हम लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसा कि आपके सामने नेक्स्ट न्यूज जो दी गई है, क्या बताया गया है कि संजय माथुर यानी कि जिनको अपॉइंट किया गया है क्या, DFS का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जब भी बात आती है तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है निर्मला सीतारमण। जी हाँ, संजय मल्होत्रा जो है उनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, ये कौन से बेच के थे ये हमें आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, ना हमें जरूरत है, लेकिन ये किसकी जगह आ रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। जी हाँ, देबाशीष पांडे की जगह ये भाग ले रहे हैं या इनकी जगह पर आया, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वो इज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो याद रखना है कौन है, जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जिनका नाम क्या दिया गया है,
है संजय मल्होत्रा, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये संजय मल्होत्रा साहब है जो आपके सामने फोटो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये खास करके मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नाटो चीफ जो जेंस स्टोलनबर्ग जो है उन्होंने यानी कि हेड नॉर्वे सेंट्रल बैंक, यानी कि अगर हम बात करें तो जो जेंस स्टोलनबर्ग है वो यानी कि अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर ऑफ यानी कि नॉर्जिस जो बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक है, कहां का, तो नॉर्वे का जो सेंट्रल बैंक है उसके हेड जो है वो बनाए गए एंड ऑफ द 2022। जेंस स्टोलनबर्ग इज द सेक्रेटरी जनरल है किसके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि नाटो को लेकर ही जो है रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। और नाटो के कुछ फाउंडिंग मेंबर है जिनके बारे में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले भी हम लोगों ने नाटो के ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने किए हैं, यहां पर ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, नाटो के जो हेड हैं जनरल सेक्रेटरी जो थे कौन, तो जेंस स्टोलनबर्ग, जिनको क्या बना दिया गया है, तो गवर्नर ऑफ यानी कि सेंट्रल बैंक जो नॉर्वे का है उसके हेड बना दिए गए हैं, ध्यान में रखना है। जेंस स्टोलनबर्ग विल द अपॉइंटेड इज द गवर्नर ऑफ विच सेंट्रल बैंक, तो नॉर्वे, ये खास करके ध्यान में रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम क्या है, तो ये दिया गया था, क्या दिया गया था, नॉर्जिस बैंक, क्या दिया गया था, नॉर्जिस बैंक, ठीक है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो वो इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, तो कौन है, जेंस स्टोलनबर्ग, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। नाटो के बारे में बात करें तो दिया गया है, ठीक है। नाटो के 12 फाउंडिंग मेंबर है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, द यूके एंड द यूएस। और रसिया जो है ना, या कह सकते हैं यूक्रेन जो है वो इसके अंदर शामिल होना चाहता है, जिसकी वजह से जो है हमारे ये जो दोनों के बीच में युद्ध जो है वो चल रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आरबीआई जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने हाल ही में जो, देखिए ये हम फेब मंथ की यानी कि क्या पढ़ रहे हैं, फेब मंथ का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने रेट्स देखनी है। रेपो रेट अनचेंज की है 4%, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2022-23 की 7.8% उस समय बताई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में यानी कि जो बाय मंथली इसकी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होती है एमपीसी की, किसकी, एमपीसी की जो कमेटी होती है हर 2 महीने बाद, है ना, बाय मंथली, उसके अंदर इन्होंने क्या है ये डिसीजन लिया था कि जो है ये रेट है वो अनचेंज रहेगी। जैसे कि रेपो रेट 4% रखी है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखी थी, एमएसएफ की बात करें तो 4.25%, बैंक रेट भी 2.45%, सीआरआर यानी कि सीआरआर की बात करें तो ये कितना रखा था, ये भी 4% रखा था यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर जो है वो कितना 18% रखा था, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है। और इंडिया की ग्रोथ रेट इसने कितनी बताई थी, तो 7.8% बताई थी 2022-23 के अनुसार यानी कि जीडीपी। क्लियर है यहां तक, होप सो यहां तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रिमेंबर ऑल द रेट्स हमें ध्यान रखनी है, स्ट्रेंथ ऑफ आरबीआई, ठीक है। इसके साथ जीडीपी प्रोजेक्शन ऑफ 2022 जो है 2022-23 की जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वो हम लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें तो आरबीआई रीओपन वॉलेंट्री रिटेंशन रूट यानी कि वीआरआर विद इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 250 करोड़ यानी कि 2,50,000 करोड़। पहले तो ये वीआरआर है क्या चीज, ठीक है। जब भी वीआरआर की बात आती है तो 2 चीजें आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखनी है। वीआरआर एक्चुअल में आरबीआई द्वारा एक शुरू किया गया था, एक एफएआर शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था, एफएआर, ठीक है, फुली एक्सेसिबल रूट, ठीक है। ये क्या था, ये उन लोगों के लिए जो यानी कि एनआरआई है, यानी कि इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एफएआर लेकर आए थे, तो उसके अंदर एक वीआरआर जो है कंसेप्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर वो कितना 2,50,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट रहेगी, यहां तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा कि बाहर का जो मनी फ्लो है यानी कि विदेशी जो मुद्रा है उसका भंडारण हमारे देश में बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमें आने वाले समय के अंदर फायदा होगा, हमारे रुपए की जो मजबूती है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो यानी कि क्या होगा कि हमारा जो रुपया जब बढ़ेगा,
ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये यानी कि फ्लो जब बढ़ेगा तो हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो भी यानी कि क्या होगी, बढ़ेगी। वीआरआर के लिए कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। वीआरआर मिनिमम रिटेंशन पीरियड कितना रखा है, तो 3 साल का रखा है, ठीक है। और कितना यानी कि वीआरआर लिमिट जो है, ठीक है, पहले 1,50,000 करोड़ थी, अब कितनी होगी 1,50,000, 2,50,000 करोड़ जो है वो कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से अलॉटमेंट जो है वो ओपन हुआ था और इन्वेस्टमेंट लिमिट अवेलेबल फ्रेश अलॉटमेंट जो है वो लगभग यानी कि कितनी, तो नेट ऑफ एक्सटेंड अलॉटमेंट जो है एडजस्टमेंट दी गई है 1,04,800 करोड़ रुपए, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनते हैं 3। पहला, व्हाट इज द रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, ठीक है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए या वीआरआर के अंदर तो कितनी है 2 चलिए है ना, यही है ना, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मिनिमम रिटेंशन पीरियड जो है वो कितना है, तो 3 ईयर है, अभी पढ़ के आए हैं। इसके अंदर व्हाट इज द लिमिट ऑफ फ्रेश अलॉटमेंट अंडर द वॉलेंट्री रिटेंशन, तो ये लास्ट वाली कितनी थी, ये हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। क्लियर है, होप सो यहाँ तक सभी को जो है बात समझ में आई होगी। ये ध्यान में रखना है, ये इसलिए खोला गया है कि बाहर के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। चलिए, नाबार्ड लॉन्च जीवा प्रोग्राम। नाबार्ड आपको मालूम है, ठीक है, हमारा एक बैंक है जिसका नाम है क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसने एक जीवा प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो लॉन्च किया है। किसके लिए, तो नेचुरल फार्मिंग को। नेचुरल फार्मिंग का मतलब हो गया जहां पर हम पेस्टिसाइड का यूज ना करते हुए, ठीक है, जहां पर हम पैदावार उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, नेचुरल फार्मिंग कहा गया। तो नेचुरल फार्मिंग को यानी कि वापस से बढ़ाने के लिए, उसको लाने के लिए क्या है कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा है क्या, तो दिया गया है हमारे सामने, ठीक है, नाम क्या रखा है, तो दिया गया है जीवा। जीवा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया अंडर द इस एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड वाडी प्रोग्राम के अंडर में। ये खास करके ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इनिशिएटिव इज इंश्योर दैट सॉइल इज इनरिच्ड मिक्रोबायल एक्टिविटीज इन द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बढ़ाना, उसको किस तरीके से मेंटेन करना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज ना करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। नाबार्ड भी लगभग 50,000 पर हेक्टेयर जो है इस प्रोग्राम के अंडर में इन्वेस्ट करेगा, ये खास करके ध्यान रखना है। इसके अंडर में 11 स्टेट हैं जिनको कवर किया जाएगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो जीवा विल बी इंप्लीमेंटेड एज अ पायलट बेसिस 25% प्रोजेक्ट जो है 25 प्रोजेक्ट जो है लगभग 11 स्टेट के अंदर लागू जो है वो कर दिया गया है। पूछा जा सकता है जीवा प्रोग्राम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है, होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी कंप्लीटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नाबार्ड के ऊपर अगर हम बात करें तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन 12 जुलाई 1982 को हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है डॉक्टर GR चिंताला, है ना, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, तो 19 नंबर न्यूज़ जो हमारे सामने दी गई है कि RBL बैंक, ठीक है, RBL बैंक पार्टनरशिप विद क्रेडिटास सॉल्यूशन फॉर नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म, यानी कि हाल ही में अगर हम बात करें तो RBL बैंक ने किसके साथ मिलकर, क्रेडिटास सॉल्यूशन के साथ मिलकर एक नियो कलेक्शन नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। द नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो डू इट योर सेल्फ यानी कि डेप्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से यानी कि कस्टमर की हेल्प करेगा मॉनिटर और मैनेज करने के लिए, पे देयर ड्यू और लोन और कोई भी तरह की ड्यू जो है वो पे करने के लिए। RBL बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ओल्ड नेम ऑफ RBL बैंक रत्नाकर बैंक था। इसकी CEO MD है विश्वावीर आहूजा, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने जो मेडिकल लीव पे चले गए इनकी जगह राजीव आहूजा जो कि अंतरिम कह सकते हैं कि MD एंड CEO जो है RBL के बने हुए हैं। 2 फरवरी की बात हो रही है ना, ध्यान में रखना है। तो ये इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला क्या है, इन अगस्त 2021 कोटक महिंद्रा बैंक हैड आल्सो पार्टनर विद क्रेडिट सॉल्यूशन फॉर द लॉन्च द नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म। लॉन्च करने के लिए इससे पहले भी किसने किया था, कोटक महिंद्रा बैंक ने, ध्यान में रखना है। दूसरा है कि विच बैंक हैज पार्टनर विद क्रेडिटा सॉल्यूशन फॉर नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म, तो दोनों बैंक आ सकते हैं, कोटक भी आ सकता है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा यानी कि हमारे सामने RBL बैंक है, ठीक है। RBL बैंक के बारे में दिया गया है, फाउंडेशन हुआ था 1943 के अंदर, फाउंडर दिए गए हैं, जरूरत नहीं है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD एंड CEO राजीव आहूजा है और टैगलाइन है अपनों का बैंक, ध्यान में रखना है।
चलिए, तो आज की ये लास्ट न्यूज़ हमारे सामने रहेगी, ठीक है। तो ये पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में पार्ट थर्ड आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा, जो 4 में यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। सेबी रिकंस्टिट्यूटेड इट्स 8 मेंबर एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई है, किसके लिए? उन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड हेड बनाए हैं जी महालिंगम को। ध्यान दीजिएगा कि सेबी द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, किसके लिए? तो ये की गई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के लिए, जिसके हेड बनाए हैं जी महालिंगम। 8 मेंबर कमेटी है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि IPEF की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, जिसके हेड कौन बने हैं? तो जी महालिंगम, जो कि फॉर्मर होल टाइम मेंबर थे किसके? सेबी के। न्यू चेयर ऑफ द 8 मेंबर कमेटी के इनके चेयरमैन बनाए गए। टोटल कमेटी के मेंबर पूछे जा सकते हैं। IIM अहमदाबाद के जो यानी कि हेड हैं, हेडेड बाय, ये इससे पहले कौन हेड कर रहा था? तो इब्राहिम कोशी जो है वो इसको हेड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी किसको बना दिया गया है? तो जी महालिंगम को बना दिया। ध्यान में रखोगे, क्लियर है। तो ये अपने सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसके रिकंस्ट्रक्शन एडवाइजरी कमेटी जो है उसके हेड पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मेंबर, तो इसके टोटल मेंबर पूछे जा सकते हैं, कितने हैं? 8। तो ये 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखने हैं। होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल हम लोगों ने 20 न्यूज़ इससे रिलेटेड कंप्लीट कर लिया। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर भी बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। 10 न्यूज़ पढ़ी थी। 10 न्यूज़ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए थे। अभी भी हम लोगों ने 10 न्यूज़ कंप्लीट किए सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन जो बनते हैं, तो वो हम लोगों को मालूम होने चाहिए। और किसी भी एग्जाम के अंदर ये चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आने वाले समय के अंदर जो भी आपका एग्जाम होगा उनके अंदर ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें जो रहने वाली है वो भी आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।